दोस्तों देखिए, धान की बुआई का सीज़न आ चुका है और ऐसे में एक किसान ऐसा होता है जो अपनी धान की खेती में दिन रात मेहनत करता है। और जब हम लोग उससे पूछते हैं कि भाई साहब, आप अपने खेतों में तो दिन रात मेहनत की, क्या आपकी बार आपके मन मुताबिक जो उत्पादन मिला? तो वो बोलता है कि देखिए, मैंने अपने धान की खेती में तो दिन रात मेहनत की, लेकिन क्या है ना, मन मुताबिक जो उत्पादन नहीं मिला। क्या है ना, सिर्फ दिन रात मेहनत करने से जो है कि उत्पादन नहीं मिलता है। इसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है, सही समय पर सही फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना पड़ता है, सही से देखरेख और मैनेजमेंट करना पड़ता है। और दूसरी तरफ एक स्मार्ट किसान होता है जिसके खेत से एक पौधे से 25 से 30 कल्ले देखने को मिलते हैं। फर्क क्या होता है? वही मिट्टी होती है, वही जलवायु होता है, वही पानी होता है। फर्क इतना होता है कि वह सही समय पर एक सही खाद उर्वरक का प्रयोग करता है, एक सही फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करता है। इस कारण से उसके खेत से जो है ना 25 से 30 कल्ले देखने को मिलते हैं, पूरा कल्ले ही कल्ले देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो में बात करेंगे धान की बुआई के समय कौन सी खाद उर्वरक का प्रयोग करें ताकि हमारे खेत में अधिक से अधिक कल्लों का फुटाव हो। और हाँ देखिए, इस समय सबसे ज़्यादा हमारे किसान भाई परेशान है ना, तो वो डीएपी और यूरिया को लेकर परेशान है। मार्केट में किसी भी दुकान पर घूम लो या सोसाइटी पर देख लो, कहीं भी डीएपी और यूरिया नहीं मिल रहा है। अगर मिल भी रहा है तो लंबा लंबा लाइन लगाना पड़ रहा है। इस कारण से हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान है। तो किसान भाई, सवाल वही है कि अगर मार्केट में डीएपी और यूरिया नहीं मिल रहा है तो हमारे पास दूसरा विकल्प क्या है? अपनी धान की फसल में फास्फोरस और नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे करें? तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, हमारे पास दो बेहतरीन विकल्प है जो कि आपके डीएपी और यूरिया से ना बढ़िया रिजल्ट देता है। इसके बारे में भी बात करेंगे तो वीडियो बहुत ही धांसू होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कृषिवाड़ी परिवार का हिस्सा जरूर बने। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना। तो किसान भाइयों, इस साल यानी 2026 में हमारे मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं ना कि अल नीनो की वजह से हमारी धान की खेती बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। कहीं कहीं पे सूखे की स्थिति हो सकती है, तो कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश के कारण हमारी धान की फसल प्रभावित हो सकता है। खैर, ये सब अल नीनो के चक्कर में नहीं पड़ना है। कहीं कहीं पे ये अल नीनो का असर देखने को मिलता है और कभी कभी नहीं भी देखने को मिलता है, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट पर। देखिए, जिस खेत में हम लोगों को धान की रोपाई करनी है ना, उस खेत को सबसे पहले चारों तरफ से मेड़बंदी कर ले और समतल कर ले। ये सबसे पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है? गहरी जुताई। गहरी जुताई सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग प्रत्येक साल फास्फोरिक खाद का प्रयोग करते हैं और प्रत्येक साल जब हम लोग धान की बुआई करते हैं तो कद्दू यानी पडलिंग करते हैं तो उसमें रोटावेटर चलाते हैं। इस कारण से क्या होता है ना, हमारी ज़मीन पर एक मोटी परत हो जाती है, जिससे हमारे ज़मीन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी नहीं बन पाता है और जो पौधा का जड़ है ना, वो नीचे तक नहीं जा पाता है। इस कारण से नीचे से तत्वों और पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाता है। इस कारण से हमारा पौधा जो है चाल ग्रोथ बढ़वार नहीं पकड़ता है और पीलापन की समस्या देखने को मिलती है। तो सबसे पहला काम होता है गहरी जुताई। आप जिस खेत में धान की बुआई करने जा रहे हैं उसे सबसे पहले गहरी जुताई कर लें। धान की खेती से अधिक उत्पादन लेने का ये पहला कदम होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो चलिए अब ये समझते हैं कि धान की खेती से बढ़िया वाला उत्पादन लेने के लिए, अधिक से अधिक कल्लों के फुटाव के लिए किस पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो देखिए, छोटे बच्चों को हड्डियाँ मजबूत करने के लिए जैसे कैल्शियम की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही धान की फसल में शुरुआती दौर में फास्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो जड़ को मजबूत करता है, तना को मजबूत करता है और अधिक से अधिक कल्लों का फुटाव करता है। और इसके साथ में थोड़ा सा नाइट्रोजन मिल जाए ना, तो शुरुआती दौर में बढ़वार के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसके साथ में थोड़ा सा जिंक मिल जाए तो ये धान की फसल के लिए टॉनिक जैसा काम करता है। तो ये तीनों ही पोषक तत्व धान की खेती में सबसे अधिक ज़रूरत होते हैं एक बढ़िया वाला, एक एवरेज वाला उत्पादन लेने के लिए। लेकिन क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट में डीएपी नहीं मिल रहा है, तो धान की फसल में फास्फोरस की पूर्ति नहीं होगी, नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं होगी, तो अपना धान का फसल से कितना उत्पादन मिलेगा ये आप लोग सोच सकते हैं। तो मार्केट में अगर हम लोगों को डीएपी नहीं मिल रहा है तो हमारे पास दूसरा विकल्प क्या होना चाहिए? चलिए सबसे पहले इसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपके मार्केट में सब कुछ आसानी से मिल जा रहा है, तो दूसरा विकल्प ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं है। वही सिंपल आप डीएपी, यूरिया और पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके मार्केट में डीएपी नहीं मिल रहा है तो उसके जगह पर क्या डालना है ये मैं वीडियो में बताऊंगा।
लेकिन आपके मार्केट में डीएपी मिल रहा है तो प्रति एकड़ के हिसाब से 35 से 40 केजी डीएपी ले लें और इसके साथ में 25 से 30 केजी म्यूरेटो पोटाश ले लें, जो धान की फसल में बीमारियों से दूर रखता है और दाना जो है चमकदार बनाता है। और इसके साथ में ज़्यादा नहीं, मात्र 15 से 20 केजी यूरिया ले लें और इसके बाद 33% वाला 5 केजी जिंक ले लें। लेकिन जिंक को डीएपी यूरिया पोटाश के साथ मिलाकर नहीं डालना है, इसको अलग से डालना है। यहाँ पर एक किसान गलती करते हैं, जिंक को उसी खाद में मिलाकर डाल देते हैं। तो ये तो हो गई, आपके मार्केट में सब कुछ आसानी से मिल जा रहा है, तब इसे आप बिंदास होकर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपके मार्केट में, आपके क्षेत्र में डीएपी नहीं मिल रहा है तो इसके जगह पर क्या डालना है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, डीएपी नहीं मिल रहा है, आप परेशान हैं, आप सोच रहे हैं कि धान की बुआई करूं या ना करूं, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। खेती में एक ही रास्ता नहीं होता है, हमारे पास दूसरा विकल्प भी है जो आपके डीएपी से ना कहीं बढ़िया रिजल्ट देता है। तो देखिए, यहाँ पे आप सिंगल सुपर फास्फेट का फार्मूला अपना सकते हैं। क्या होता है कि डीएपी में मात्र 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन मिलता है, लेकिन सिंगल सुपर फास्फेट में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर भी मिलता है। तो प्रति एकड़ के हिसाब से 2 से 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए किसी अच्छी कंपनी का, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में बहुत धोखाधड़ी होती है, इसलिए किसी अच्छी कंपनी का सिंगल सुपर फास्फेट आप ले लीजिए। और इसके साथ में आपको 40 से 45 केजी यूरिया लेना होगा, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में नाइट्रोजन नहीं होता है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपको यूरिया का मात्रा थोड़ा बढ़ाना होगा। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, आपके डीएपी से कहीं ना कहीं सस्ता पड़ता है और इसमें आपकी मिट्टी की सेहत भी अच्छी बनी रहती है। तो ये हो गया दूसरा विकल्प। यदि आपके मार्केट में डीएपी नहीं मिल रहा है तो डीएपी को आप साइड कर दीजिए, इसे भी आप अपने धान की खेती में फास्फोरस और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जो विकल्प है ना, इसमें आपको मज़ा आ जाएगा। आप पहले विकल्प के जैसे कई बोरियां नहीं गिनना चाहते हैं, इसका झंझट नहीं रखना चाहते हैं, तो इसका भी समाधान है, कोई टेंशन नहीं है। आप एनपीके 12-32-16 का फार्मूला अपना सकते हैं। आप मार्केट से 12-32-16 उठा लीजिए, मात्र एक बोरी। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों ही पोषक तत्व मात्र एक ही बोरी में मिल जाता है। तो इसमें आप प्रति एकड़ में एनपीके 12-32-16 ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नाइट्रोजन के लिए 15 से 20 केजी यूरिया ले लीजिए। ये सिंपल सा फंदा है, इससे थोड़ा सा फसल में एक्स्ट्रा नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो ये रहा दूसरा विकल्प, इसे भी आप अपना सकते हैं। अब बात करते हैं उस सिगरेट की जिसमें किसान के खेत से सिर्फ कल्ले ही कल्ले देखने को मिलते हैं। यही सिगरेट जानना आपको सबसे ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहला सिगरेट क्या है, आपकी जो नर्सरी है ना, एकदम हरा भरा स्वस्थ तैयार होनी चाहिए, वो भी मात्र 20 से 25 दिन में। बहुत से किसानों की नर्सरी 30 से 35 दिन में तैयार होती है। ऐसी नर्सरी में क्या होता है ना, ऐसी नर्सरी पहले से ही पक चुकी होती है और ऐसी नर्सरी को आप खेतों में ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तो चाल ग्रोथ तो बढ़वार देखने को मिलता ही नहीं है, पीलापन की समस्या देखने को मिलती है, अधिक से अधिक कल्लों का फुटाव भी नहीं होता है। तो इसलिए मात्र आपकी नर्सरी 20 से 25 दिन में तैयार होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारी धान की नर्सरी में सुंडी की समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या होता है ना, अक्सर हमारी धान की नर्सरी में सुंडी की समस्या हो जाती है। ये सुंडी इतनी छोटी होती है कि आँख से दिखाई नहीं देती है और ये धान के गोफ में होती है, इसलिए धान उखाड़ने से पहले सुंडी की दवा का छिड़काव जरूर कर लेना चाहिए, जैसे कि आप एमामेक्टी बेंजोय का छिड़काव कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। यानी हमारी धान की नर्सरी में रोपाई से पहले किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए। धान की नर्सरी में माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो इसके साथ में मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी छिड़काव कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आप कर लेते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। किसान भाई देखिए, अगर ये सब पॉइंट पर आप लोग शुरू में ही ध्यान नहीं देते हैं तो आपका धान के फसल में शुरुआती में ही रोगग्रस्त हो जाएगा, पीलापन की समस्या देखने को मिलेगी, चाल ग्रोथ बढ़ावा रुक जाएगा, फिर आप अधिक उत्पादन लेने का चक्कर तो छोड़ ही दीजिए। इसलिए आप लोगों को ये सब पॉइंट पर विशेष ध्यान देना है। अब देखिए, अपने धान के फसल से 35 से 40 कल्ले निकलवाने के लिए शुरू में डीएपी, यूरिया, एनपीके जो भी मिल रहा है ये तो देना ही है, लेकिन आप बुआई के समय या बुआई के 10 दिन अंदर अंदर सागरिका दानेदार 10 से 12 केजी या बायोजाइम जैसा कोई सीविड फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं ना, तो ये सोने पर सुहागा हो जाता है। इसमें आपका धान के फसल का जड़ इतना मजबूत हो जाता है और इतना अधिक से अधिक कल्लों का फुटाव हो जाता है कि आप देखकर खुद दंग रह जाएंगे। तो देखिए, अधिक से अधिक कल्लों का फुटाव के लिए अगर आप चाहें तो इस चीज़ को भी अपना सकते हैं। ये जो है ना, धान के पौधे के लिए बूस्टर का काम करता है। एक और ज़रूरी बात जो किसान अक्सर गलती करते हैं, क्या करते हैं ना, डीएपी और जिंक सल्फेट को एक ही बाल्टी में मिला देते हैं या मिक्स करके अपने खेतों में छिड़काव करते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन क्या होता है ना, डीएपी और जिंक सल्फेट मिलकर केमिकल रिएक्शन करते हैं।
ये एक प्रकार से जिंक सल्फेट बन जाता है जो पौधा कभी ग्रहण ही नहीं कर पाता है और आपका पैसा पानी में चला जाता है। जिंक सल्फेट को हमेशा अलग से इस्तेमाल करना चाहिए या रोपाई के 10 से 15 दिन बाद यूरिया के साथ में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, अंत में कहानी का सार यही है, डीएपी मिले या न मिले, हौसला नहीं खोना है। सही मात्रा में एसएसपी का प्रयोग करना है या एनपीके का प्रयोग करना है और सही मात्रा में पोटास और सही मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करना है और अपने धान की खेती से अधिक कल्ले निकलवाना है। अब की बार अपने धान की फसल में आप कौन सी खाद डाल रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने किसान ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। नमस्कार।